अगले ही भेजती आपने भेजती है तार तो छोड़ दिए। लास्ट वाला पेज लगा दे। हम्म। हाँ भाई साथियों, जल्दी से जुड़ जाओ कैटेडिटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर, ताकि आज का हम अपना सेशन शुरू कर पाएं। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चला हुआ था प्यारे साथियों वर्ण का। वर्ण के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे वर्ण किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था वर्ण वह अखंडित ध्वनि जिसके खंड न किए जा सके वो हमारा वर्ण है। वह भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े संभव न हो वो हमारा कहलाया वर्ण। वर्ण के प्यारे साथियों हमारे दो भेद थे। एक भेद का नाम था स्वर, दूसरे भेद का नाम था व्यंजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्वर के बारे में। स्वर के बारे में हमने पढ़ा था जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो हमारा कहलाता है स्वर। स्वर के भेदों की बात की जाए तो स्वर के भेद थे प्यारे साथियों, कितने भेद थे जल्दी से कमेंट करके बताएं। तीन भेद थे। कौन कौन से पढ़े थे? बनावट के आधार पर, दूसरे नंबर पर पढ़ा था उच्चारण के आधार पर, उसके बाद हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। लास्ट क्लास में हमने प्यारे साथियों मात्रा के आधार पर स्वर के भेद पढ़ रहे थे। जो भी साथी क्लास से जुड़ चुका है, महक रानी गुड मॉर्निंग, रोहित शर्मा आपका भी हमारे कैटेडिटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं जल्दी से क्लास के साथ एक बार आप अपना मैसेज सेंड कर दे ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन से साथी है जो हमसे रूबरू ऑनलाइन हो रही हैं। तो प्यारे साथियों हम पढ़ रहे थे मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो हमारे दो भेद थे। तो सबसे पहले मात्रा बताई थी, स्वर को बोलने में जो समय लगता है वो हमारा मात्रा कहलाया, या फिर मैं कहूँगा स्वर का बदला हुआ रूप क्या है, मात्रा है भाई। अब मात्रा के भेद हमारे, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने थे? दो भेद थे, एक मात्रिक स्वर और द्विमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर में हमने पढ़ा था प्यारे साथियों चार स्वर थे जो हमारे कहलाए थे एक मात्रिक स्वर। ये चार स्वर हमारे एक मात्रिक स्वर कहलाए थे। इन एक मात्रिक स्वर का दूसरा नाम था लघु स्वर, और लघु स्वर का निशान था प्यारे साथियों हमारा पाई। क्या निशान था? पाई का निशान था। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विमात्रिक स्वर। जिन स्वरों को बोलने में जिन स्वरों की दो मात्रा होती है वो द्विमात्रिक स्वर होता है। ये सारे के सारे स्वर, जितने भी आपको स्वर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे द्विमात्रिक हैं। ऊपर वाले लघु स्वर थे तो ये थे हमारे गुरु स्वर, और गुरु स्वर का निशान प्यारे साथियों एस टाइप का होगा। तो ये हमारे दो मात्राओं को प्रदर्शित करेगा। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संयोगिता। गुड मॉर्निंग राकेश कुमार, आपका भी हमारे कैटेडिटी पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों मात्रा के नियम। क्या पढ़ेंगे भाई? मात्रा के नियम। मात्रा के नियम। यदि मात्रा के नियम की बात की जाए तो पहला नियम है अयोगवह की दो मात्रा मानी जाती हैं। अयोगवाह की दो मात्रा मानेंगे। अयोगवाह हमारे क्या होंगे? एक तो होगा भाई अनुस्वार,
अनुस्वार वाले वर्ण की हम दो मात्राएं मानेंगे, जो ऊपर बिंदी लगी होगी जिस वर्ण के ऊपर उसकी दो मात्रा रहेंगी। उसके अलावा हमारा होगा अनुनासिक। अनुनासिक जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होती है। और इसके अलावा प्यारे साथी विसर्ग। इन सभी की हम मात्राएं कितनी मानेंगे? दो मात्राएं मानेंगे। जैसे प्यारे साथियों मैंने यहां पर लिखा अंग। अब अंग के अंदर ए के ऊपर अनुस्वार है, इसकी हमने कितनी माननी है? दो, और गय की एक। अंग के अंदर टोटल मात्राएं कितनी हो जाएंगी भाई? तीन मात्रा हो जाएंगी। हमसे पूछा जाएगा पतंग में कितनी मात्राएं हैं। अब पै के अंदर ए है तो एक मात्रा, तय के ऊपर अनुस्वार लगा है तो दो मात्रा, और गय की एक मात्रा। पतंग के अंदर टोटल मात्रा हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे जी पतंग में चार मात्राएं हैं। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है आंख। आंख में आ के अंदर अनुस्वार लगा है, अनुस्वार वाले वर्ण की दो मात्रा हो जाएंगी, ख की एक मात्रा है। आंख में टोटल मात्राएं तीन हो जाएंगी। इसी तरह से मैंने यहां पर लिखा पुनः। पुनः के अंदर हमसे पूछता है कितनी मात्रा है। पै के अंदर एक मात्रा है, न के साथ विसर्ग लगा है, विसर्ग वाले वर्ण की दो मात्राएं होंगी, तो पुनः में कितनी मात्रा हो जाएंगी? तीन मात्राएं हो जाएंगी। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है निहि संतान में कितनी मात्राएं हैं। निहि के अंदर विसर्ग लगा है, दो मात्राएं। स के ऊपर अनुस्वार लगा है, दो मात्रा। तय के अंदर आ है, आ की दो मात्रा, न की हमारी एक मात्रा। टोटल मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? हमारे 7 संख्या हो जाएगी। जय श्री श्याम संदीप जी। ज्योति सीमार गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ में आ गया है कि अयुग्मा वाले वर्ण की कितनी मात्रा होंगी। तो इस तरह से प्यारे साथियों हमारी हो जाएंगी दो मात्राएं। तो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, तो आप मुझे जल्दी से बताएं। आप मुझे जल्दी से बताएं। इसी तरह से संदीप के अंदर कितनी मात्राएं हैं? संदीप के अंदर कितनी मात्राएं हैं? इसी तरह से मुझे बताएं अंतःपुर में कितनी मात्राएं हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं अंतःपुर में कितनी मात्राएं हैं। इसके अलावा मुझे बताएं आप अंगना में कितनी मात्रा है। जल्दी से प्यारे साथी, यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण पूछे हैं, इनमें आपने मात्राएं बतानी हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं। रोहित जी मुझे जल्दी बताएं संदीप में कितनी मात्रा है। उसके अलावा हमारा जो दूसरा उदाहरण है अंतःपुर में कितनी मात्राएं हैं और अंगना में कितनी मात्राएं हैं। नियम नंबर 2, हलंत व्यंजन। हाँ भाई, अंतःपुर में रोहित ने बताया है कि 4 4 4 महक। अंतःपुर में 4, रोहित 4 5 5। रोहित ने बताया है 4 5 5। अब हमारा संदीप में और ज्योति सीमार ने बताया है 4 4 4, और महक रानी ने अंतःपुर में 4 बताया है।
तो अब यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि कितनी मात्राएं हैं। एक बार यही क्वेश्चन, स के ऊपर अनुस्वार, अनुस्वार वाले वर्ण की दो मात्राएं हैं। द के अंदर ई के अंदर बड़ी ई है तो दो मात्राएं हो जाएंगी। पै की एक मात्रा। संदीप में भाई रोहित कुमार पांच मात्राएं हैं। ज्योति पांच मात्राएं हैं हमारे किस में? ओ हाँ सर। तो यहाँ पर संदीप में पांच मात्राएं हो जाएंगी। अंत्यपुर में ए के ऊपर अनुस्वार वाले वर्ण की कितनी मात्रा है? दो। तय के साथ में विसर्ग है तो दो। पै के अंदर ऊ की छोटा ऊ है तो एक मात्रा। रै के अंदर एक मात्रा। तो अंत्यपुर में भाई कितनी हो गई है? दो, दो चार पांच और एक छह मात्राएं हो गई हैं। इसी तरह से हमसे पूछा जाएगा अंगना में। अंग के अंदर कितनी मात्राएं हैं? दो। गय में एक और नाम में दो। दो और दो चार और एक पांच। लो भाई ज्योति जी, आपको समझ में आ गया है? जल्दी से बताएं, क्योंकि आपने कल की पिछली कक्षा अटेंड नहीं की थी इसलिए आपको कम समझ में आएगा। बाकी जो रोहित है उसने पिछली कक्षा अटेंड की थी, रोहित सर का आंसर सही होना चाहिए था। महक रानी आपने भी तो पिछली कक्षा अटेंड की थी। सर ये क्लास दोबारा लगा। संदीप जी आप को मैं रिवाइज करवा रहा हूं तो रिवाइज कर लो, कुछ बच्चों की क्लास नहीं हुई तो वो अपनी क्लास लगा रही हैं। ठीक है भाई। तो अब हमसे पूछा जाता है हलंत व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण द्विमात्रिक होता है। हलंत का मतलब होता आधा व्यंजन। आधा व्यंजन से पहले वाला वर्ण हमारा कौन सा माना जाएगा? द्विमात्रिक माना जाएगा। जैसे प्यारे साथियों मैंने यहां पर लिखा वत्स। अब वह के अंदर एक मात्रा है, वह के अंदर ए है तो एक मात्रा है। तय क्या आ गया? आधा व्यंजन आ गया। आधा व्यंजन से पहले वाला वर्ण, पहले वाला वर्ण कौन सा है? वह। वह को हम क्या मानेंगे? अब द्विमात्रिक मानेंगे। तय में कोई भी स्वर नहीं है, स में एक ए है तो हमारे कितने हो गए हैं? दो और एक तीन। वत्स में कितनी मात्रा हो गई है? तीन मात्रा हो गई है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया लक्ष्य। लय के अंदर एक मात्रा लेकिन अक्षय के कारण कितनी हो गई भाई? दो मानी जाएंगी। और शय में कोई मात्रा नहीं है, मात्रा हमेशा स्वरों की होती है। यह के अंदर एक है। लक्ष्य में कितनी मात्राएं हैं भाई? तीन मात्राएं हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया संतान। संतान में कितनी मात्रा? स की एक है लेकिन न के कारण दो। ता के अंदर दो और न के अंदर एक। तो हमारी कितनी हो जाएंगी? संतान में पांच मात्राएं हो जाएंगी। चाहे तो संतान प्यारे साथियों ऐसे लिख लो। अब स के ऊपर अनुस्वार वाले वर्ण की दो मात्रा, ता के अंदर दो एक, तो पांच मात्रा कैसे भी लिख लो, हमारी मात्राओं की संख्या कितनी रहेगी? पांच ही रहने वाली है। अब मैंने यहां पर लिख दिया उज्ज्वल। ऊ के अंदर एक है लेकिन जय के कारण दो। जय में कोई मात्रा नहीं है, फिर जय में कोई मात्रा नहीं, वह के अंदर एक मात्रा है, लय के अंदर एक मात्रा है। उज्ज्वल में टोटल मात्राएं कितनी हो जाएंगी? चार मात्राएं हो जाएंगी। इसी तरह से प्यारे साथियों आपसे पूछा जा सकता है अंतरराष्ट्रीय में कितनी मात्राएं हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अंतरराष्ट्रीय में कितनी मात्राएं हैं। ए के अंदर एक लेकिन न के कारण दो। तय के अंदर एक लेकिन रै के कारण दो। रा के अंदर कितनी है? दो हैं। स में कोई मात्रा नहीं है, ट में कोई मात्रा, रै के अंदर ई है दो मात्रा, य के अंदर ए है तो एक मात्रा। दो चार पाँच, दो चार छः आठ नौ। अंतर्राष्ट्रीय में मात्राओं की संख्या कितनी है? नौ मात्राएं हो जाएंगी। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। यहाँ तक जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपको समझ में आ गया है। जल्दी से बताएंगे तो मुझे बताएं। लो भाई, नंदलाल और जयद्रथ में कितनी मात्राएं हैं? नंदलाल और जयद्रथ में कमेंट करके बताओ कितनी मात्राएं होने वाली हैं। नंदलाल और जयद्रथ में मात्राएं बताओ भाई।
नंदलाल के अंदर रोहित ने बताई है 6 मात्रा और जयद्रथ ने बताई है 5 मात्रा। नंदलाल के अंदर है 2 1 2 1। नंदलाल में 6 मात्राएं हैं, जयद्रथ में 1, दै के अंदर एक, य के अंदर 1 लेकिन दै के कारण 2, रै के अंदर ए है तो 1 और थ के अंदर 1, जयद्रथ में 5। बिल्कुल सही बताया भाई आपने। संयोगिता ने सही बताया है। महक रानी, जयद्रथ में 5 मात्राएं हैं महक। अब देखो भाई महक, दै हमारा आधा है और रे हमारा पूरा है। दै आधा है तो ये कि हम कितनी मानेंगे, 2 मात्राएं मानेंगे महक। आपने गलत बताया है महक, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आप दिमाग का कम प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन से पहले वाला वर्ण पूर्व वाला वर्ण द्विमात्रिक माना जाता है। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो हमारे रहेंगे अक्षय, त्रय, जय और श्रेय। ये 4 हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। और इनसे पहले वाले वर्ण की हम कितनी मात्रा मानेंगे भाई? 2 मात्राएं मानेंगे। ज्योति सिंहमार, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कितनी मात्रा मानेंगे? 2 मात्रा मानेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कक्षा। अब देखो कक्षा में कै की कितनी है? 1, लेकिन इस शय के कारण कितनी मानेंगे? 2। शय के अंदर आ है तो कितनी हो गई? 2। कक्षा के अंदर कितनी मात्रा हो गई है? टोटल 4 मात्राएं हो गई हैं। अब हमसे पूछा जाएगा मोक्ष। मैं के अंदर कितनी है सर? ओ की तो मात्रा 2 है। यदि 1 होती तो शय के कारण 2 जाती, शय के अंदर ए है तो 1। तो मोक्ष में कितनी मात्राएं हैं भाई? 3 मात्राएं हैं। इसी तरह से हमसे पूछा जाएगा क्षत्रिय में कितनी मात्राएं हैं। अब अक्षय में 1, लेकिन त्रय के कारण त्रय से पहले वाले वर्ण की हम कितनी मानेंगे? 2। त्रय के अंदर ई है तो 1, ये के अंदर ए है तो 1। तो क्षत्रिय में कितनी मात्रा हो जाएंगी भाई? 4 मात्राएं हो जाएंगी। तो शय की तो एक ही है, लेकिन इससे बाद देखो, इसके बाद क्या है सर? त्रय आ गया। त्रय से पहले वाले वर्ण की 1 मात्रा होती हुई हमने कितनी माननी है? 2 मात्रा माननी है। त्रय के अंदर ई है, ई छोटी है तो 1, बड़ी होती तो 2। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है भाई त्रिशूल में कितनी मात्राएं हैं। त्रय के अंदर ए है, ई है, छोटी ई है तो 1, शय के अंदर बड़ा ऊ है तो 2, लय के अंदर है हमारा 1। त्रिशूल में टोटल मात्राएं कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है विज्ञान में कितनी मात्रा है। विज्ञान के अंदर वी के अंदर 1, लेकिन ज्ञ के कारण 2, ज्ञ के अंदर आ है तो 2, न के अंदर 1। तो हमारी टोटल कितनी मात्राएं हो जाएंगी विज्ञान में? सर 5 मात्राएं हो जाएंगी। इसी तरह से हमसे पूछा जा सकता है परिश्रम। परिश्रम में कितनी मात्राएं हैं। पै के अंदर 1 है, रै के अंदर ई है 1, लेकिन सरे के कारण 2, सरे के अंदर ए है 1, मै के अंदर ए है 1। परिश्रम में टोटल मात्राएं कितनी हो गई भाई? 5 मात्राएं हो गई हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से मुझे ये बताएं कि परीक्षा द्वार, इसी तरह से मुक्तिधाम, परिश्रमकारी, पित्रादेश। मैंने आपके समक्ष 4 उदाहरण लिखे हैं।
पहला उदाहरण हमारा है पित्रादेश के अंदर मात्राएं आपने बतानी कितनी हैं। इसी तरह से परिश्रमकारी के अंदर आपने बतानी कितनी मात्राएं हैं, परीक्षा द्वार के अंदर कितनी मात्राएं हैं, और मुक्ति धाम में हमारी कितनी मात्राएं हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए गए हैं। जल्दी से मुझे बताओ कितनी मात्राएं हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताने आपने कितनी मात्राएं हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन, चार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताए गए हैं। जल्दी से इनके आंसर दीजिए। हाँ भाई, परीक्षा, पित्रादेश, परिश्रमकारी, परीक्षा द्वार और मुक्तिधाम, चार ऑप्शन हैं। जल्दी से मुझे बताएं कि इनमें हमारे आंसर क्या होने वाले हैं। ए के अंदर 6, बी के अंदर 9। ज्योति सिंह ने आंसर बताए हैं। एक, 3, 4, 5, 5 और 2, 7 और 2, 9। हाँ भाई, जल्दी से ज्योति, संयोगिता, महक, रोहित, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इनके आंसर क्या रहने वाले हैं। सी डी 6, रोहित ने बताया 6, 9, 8, 6। रोहित ने आंसर बताई हैं, रोहित ने बताई हमें 6, 9, 6, 9, 8, 6। ये रोहित के अनुसार आंसर हैं। और ज्योति ने बताए हैं 6, 9, 8, 6। सेम आंसर बताए हैं दोनों ने। अब यहाँ देखो भाई, पी के अंदर एक मात्रा है, लेकिन त्रय के कारण कितनी मात्रा है ज्योति? 2। अब त्रा के अंदर आ है तो 2। द के अंदर एक ही मात्रा, एक की कितनी मात्राएं मानी जाती हैं? 2। और श के अंदर अ है तो 1। पित्रा देश में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 7 मात्राएं। इसलिए तुम्हारा पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया है गलत। पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया है? गलत हो गया है भाई। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा पित्रादेश में महक 6 नहीं है, 7 मात्राएं हैं। पै के अंदर ई है, छोटी ई है तो 1। लेकिन त्रय आ गया ना, त्रय संयुक्त व्यंजन आ गया, उससे पहले वाले की कितनी माननी है? 2 माननी है भाई, 2 माननी है। अब यहाँ पर एक ही मात्रा, आपको ये लग रहा होगा कि एक मात्रा है तो एक लगानी, 2 मात्रा होती 2 लगा लेते। लेकिन एक बात को ध्यान रखें आप, मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखवा रखा है भाई, एक ही। एक की कितनी मात्राएं हैं? एक की हमारी 2 मात्राएं हैं। और एक की भी कितनी मात्रा हैं? 2 मात्रा ही आपने बतानी है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ए की भी 2 होंगी, शय के अंदर अ है तो 1 मात्रा। परिश्रम के पित्रादेश के अंदर हमारा हो जाएगा 7 मात्राएं। अब हमसे पूछा जाता है कि परिश्रमकारी पै की 1, रै के अंदर ई है तो 1, लेकिन श्रय के कारण 2।
अब श के अंदर ए है तो एक, मैं के अंदर ए है तो एक, का के अंदर आ है तो दो, और रे के अंदर बड़ी है तो दो। 2 4 6 7 8 9, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही आया। पै के अंदर एक है, री के अंदर दो है, एक होती तो श के कारण दो हो जाती। शा के अंदर दो है, द के अंदर कोई मात्रा नहीं है, वै के अंदर है दो, और रे के अंदर है एक। तो एक दो तीन, 3 2 5 और 2 7 और 1 8 है। परीक्षा द्वार में हमारी मात्राएं 8 है, बिल्कुल सही उत्तर है। मुक्ति में मैं के अंदर एक मात्रा, लेकिन क आधा आ गया है तो कितनी हो गई? 2। क के अंदर ई है, ई की एक, द के अंदर 2 है, मैं के अंदर एक है, तो मुक्ति धाम के अंदर 6 मात्राएं हो जाएंगी। भाई आपका केवल और केवल पित्रादेश वाला गलत है, बाकी आपके सभी आंसर सही हैं। बाकी आपके सभी आंसर क्या हैं? सही हैं। अब हमसे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपको बताऊंगा। तो मुझे आप 4 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, जल्दी से मुझे बताएं। अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम में कितनी मात्राएं हैं? यावत जीवन में कितनी मात्राएं हैं? प्रियंतम में कितनी मात्राएं हैं? आशीर्वाद में कितनी मात्राएं हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। और जो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन था भाई, हमारे एचएसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था, नंदन वन में कितनी मात्राएं हैं? ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्जाम में पूछ लिया था। लो भाई, 5 क्वेश्चन हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, यावत जीवनम, यावत जीवन, पर्यंतम, आशीर्वाद और नंदनवन, इनके अंदर कितनी कितनी मात्राएं हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दें। ज्योति जी, आपको सही लगा, इसीलिए तो मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दिया था भाई, मात्रा वाला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था। अब आगे इन फ्यूचर ज्योति सीमार आप गलती नहीं करोगे। जल्दी से बताएं कितनी मात्राएं हैं। हाँ भाई, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आपके समक्ष रखा गया है। जल्दी से बताएं इन क्वेश्चन के आंसर क्या होने वाले हैं। प्रीति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। जल्दी से आपके समक्ष 5 क्वेश्चन रखे हैं, सभी नियमों का इनमें प्रयोग करना है। नंदनवन, अभिज्ञान शाकुंतलम, यावत जीवनम, यावत जीवन, पर्यंतम, आशीर्वाद और नंदनवन, इन सभी के आंसर क्या रहने वाले हैं? एक के अंदर 12,
12 8 6 7 6। ज्योति ने बताया है, ज्योति के अनुसार 12 8 6 7 6 ये आंसर आए हैं। जल्दी से बताए भाई। रोहित शर्मा, महक रानी, जल्दी से आंसर बताएं भाई आप अपने भी। ये तो केवल ज्योति नहीं बताए हैं। हाँ भाई, अब हम पढ़ते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बता रहा है, कितने आंसर सही मिलने वाले हैं। अब उसके ऊपर करते हैं विचार। ए के अंदर एक है भाई, बै के अंदर ई छोटी ही ई है एक, लेकिन गे के कारण दो, ग्या के अंदर दो, न के अंदर एक, से के अंदर एक, कू के अंदर दो, ल तय के अंदर एक, ल के अंदर एक, लेकिन मैं हलंत आ गया है तो दो हो गई। 2 4 6 8 9 10 11 12 कितनी हो गई हैं? 12 मात्रा। ज्योति का आंसर बिल्कुल सही है। अब या के अंदर दो हैं, वह के अंदर एक है, लेकिन जय के कारण दो, जी के अंदर दो है, वह के अंदर एक, न के अंदर एक। 2 4 6 7 8 कितनी मात्राएं हैं? 8। सही है। दो आंसर ज्योति के बिल्कुल सही हैं। अब पै के अंदर है एक, लेकिन रै के कारण हो जाएंगी दो। अब य के अंदर एक, लेकिन तय के न के कारण दो। उसके बाद तय के अंदर एक, लेकिन मैं हलंत आ गया है दो। 2 4 6 तीनों आंसर बिल्कुल सही हैं। आ के अंदर दो, सी के अंदर दो। यदि एक होती तो रै के कारण डबल हो जाती, पहले से दो तो दो ही रखो। वा के अंदर दो, दै के अंदर एक है। टोटल मात्राएं कितनी है? 2 4 6 7। कंप्लीट आंसर। नंदन वन, न के अंदर कितनी है? दो, दै के अंदर एक, न के अंदर एक, वै के अंदर एक, न के अंदर एक। 2 3 4 5 6। तो नंदन वन में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 6 मात्राएं हो जाएंगी। इस तरह से भाई ज्योति सीमार आपके सारे आंसर सही हैं। ज्योति सीमार आपके सारे आंसर सही हैं। उसके बाद रोहित शर्मा, आपका एक आंसर गलत है, बाकी सभी के सही। महक रानी ने एक ही आंसर दिया, वही गलत हो गया है। दूसरा आंसर महक रानी का सही है, तीसरा आंसर भी गलत है। लो भाई, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा हिंदी में वर्णमाला मात्राओं की संख्या कैसे चूज करनी है, ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आपको प्रॉपर समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। एक बार कमेंट करके बताओ यहाँ तक महक रानी आपको कहाँ दिक्कत आई है। तो क्या तो आपने काउंटिंग में गलती कर दी या आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं लगाई होगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आपको मात्राएं गिननी आ गई हैं क्या। यदि मात्राएं गिननी आ गई हैं तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब हमसे पूछा जाता है व्यंजन। वर्ण के कितने भेद थे? सर वर्ण के भेद पढ़ाने, व्यंजन पढ़ाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया था हमारा, री संबंधी। री के बारे में प्यारे साथियों, हमारा जो री है ये क्या लिखा है सर? री। एक मैंने री ये लिख दिया, एक बार ये वाला री बोलना भाई, री। एक बार ये वाला री बोलना, सर री। तो आप एक बार ये वाला री बोलना। जब आप ये वाला री बोल रहे तो मेरे को ये वाला री सुनाई दे रहा है। एक बार ये वाला री बोलना। जब आपने ये वाला री बोला तो ये वाला री सुनाई दिया। तो प्यारे साथियों, री बोलते समय हमारे मुख से वायु सीधी स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं जा रही। री बोलना, री बोलना भाई, री बोला तो हमारे मुख से वायु सीधी बाहर नहीं जा रही, रुकावट के साथ जा रही। हमने जीभ को हटाना पड़ा, तब जाकर मुख से वायु सीधी बाहर गई है। तो प्यारे साथियों, और जो वर्ण
जो वर्ण बिना बाधा के उच्चारित होते वो हमारे स्वर हैं, लेकिन री में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है। तो री प्यारे बच्चों हमारे उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। तो आप एक नोट डाल के लिखोगे, री उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है, बल्कि मात्रा के आधार पर स्वर मानी जाती है। री हमारी उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है, क्योंकि री बोलते समय हमारे मुख से वायु स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होती है, कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। और री जो है वो किसके आधार पर स्वर है? मात्रा के आधार पर हमारी क्या है? री स्वर है, क्योंकि री की क्या है? मात्रा मानी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पृथ्वी, ये री की क्या है सर? ये मात्रा ही तो है। मैंने यहाँ पर लिख दिया वृत्त, ये री की क्या है? मात्रा है सर। घृणा, तो ये री की क्या है सर? मात्रा है। मैंने यहाँ पर कृति लिखा है, तो ये री की क्या लिख दी भाई? मात्रा लिख दी। मात्रा के आधार पर री स्वर है, क्योंकि स्वरों का बदला हुआ रूप क्या होता है? मात्रा होता है। उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। तो हमसे पूछा जा सकता है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है, क्योंकि री को इसमें काउंट आपने नहीं करना है। तो मैंने देखो भाई, जब मैंने आपको पढ़ाए थे, ये देखो भाई, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 10 बताई है भाई, 10 बताई है। क्योंकि हमारे 3 तो हैं यहाँ पर हरीसव स्वर, और 7 क्या हैं सर? 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। किस स्वर को उच्चारण के आधार पर काउंट नहीं किया गया है? तो वो हमारा हो जाएगा री। ऐसा स्वर है जिसको हम उच्चारण के आधार पर नहीं गिनते हैं। किसके आधार पर गिनते हैं री को? मात्रा के आधार पर री हमारा स्वर रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको दी गई जानकारी अच्छे ढंग से प्रॉपर समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। लो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमसे पूछा जाता है वर्ण के भेद। यदि वर्ण के भेदों की बात की जाए तो कितने बताए हैं? 2 भेद बताए हमने। स्वर पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है जी? व्यंजन पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की जिन वर्णों की सहायता अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। या इसकी एक परिभाषा और बन जाएगी भाई, जो वर्ण बाध्य होकर
बोले जाते हैं। जो वर्ण बाध्य होकर बोले जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो सर हमारे कहलाते हैं व्यंजन। अब नहीं भाई, रे की मात्रा ज्योति सेमार एक ही गिनी जाती है भाई, दो मात्राएं नहीं गिनी जाएंगी, एक ही मात्रा गिनेंगे हम। रे एक मात्रिक स्वर जब मैंने पढ़ाए थे तो उसमें बताया था ए ई उ री एक मात्रिक स्वर है। ठीक है भाई। अब हम जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे हमने बोला कै, कै बोलना भाई कै, कै बोला तो कै के अंदर अंत में हमें ध्वनि सुनाई दे रही है ए की। ख, तो ख के अंदर हमें अंत में ध्वनि क्या सुनाई दे रही है? ए की। ग, ग में हमें अंत में ध्वनि क्या सुनाई दे रही है? ए की। चे, चे में हमने ध्वनि क्या सुनाई दी? ए की। तो हमें इसको बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ी है और ये बाध्य होकर उच्चारित होते हैं। किस तरह से? ए बोलना ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बिना बाधा से, बिना किसी रुकावट के मुख से वायु बाहर निकल रही है। लेकिन हमने बोला कै बोलना कै, चे बोलना चे, टे बोलना टे, पै, तो हमने टे बोला, टे बोला टे, टे बोला तो हमारी जीभ वो ऊपर जा टकराई, मुख से वायु सीधी बाहर नहीं निकली, कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न हुई। चे बोलना चे, छे, छह बोला तो हमारे मुख से वायु सीधी बाहर नहीं निकली, हमारी जीभ ऊपर जा टकराई। तो इसी तरह से हमसे प्यारे साथियों, तय बोलना तय, तय बोला तो हमारे दांतों को हमारी जीभ छू रही है, तो हमारे मुख से वायु सीधी बाहर नहीं निकली, मुख से वायु सीधी बाहर नहीं निकली है, तो बाधा के साथ मुख से उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन कौन कौन से होंगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा, है तक, क ख ग से लेकर है तक जो हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। और व्यंजनों की संख्या पूछता है, क्या पूछेगा भाई? व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या की बात की जाए तो 33। और हमसे पूछागा कि व्यंजनों की व्यंजनों की कुल संख्या पूछता है तो आपने बतानी है 39। कुल संख्या कितनी है भाई? 39। एक बार मैं आपको व्यंजन बता दूं भाई कौन कौन सी हैं हमारी। ये 11 6 से है। ये भाई सारे के सारे क्या हैं? ये जितने मैंने ऊपर लिखे हैं ये सारे के सारे हैं अक्षर। क्या लिख दिया भाई? व्यंजन नहीं लिखे हैं भाई, मैंने अक्षर लिखे हैं। और मैंने इनको कर दिया हलंत। मैंने जब इनको हलंत कर दिया है, अब ये सारे के सारे हो गए हैं भाई व्यंजन। क्या हो गए हैं? ये सारे के सारे हमारे हो गए भाई व्यंजन हो गई हैं। तो ये सारे के सारे हैं हमारे व्यंजन। अब इनका भी एक समूह है, इनके अलग अलग समूह है भाई।
जो पै कै से लेकर मै तक के व्यंजन अलग व्यंजन हैं, ग्यारह लवे हमारे अलग व्यंजन हैं, और श है ये अलग व्यंजन रहने वाले हैं। अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है वो हमारे कहलाते व्यंजन, और सहायता न लेनी पड़े वो कहलाएंगे स्वर। जो वर्ण बाध्य होकर बोले जाएंगे व्यंजन, जो बिना बाधा के बोले जाते हैं वो है क्या है सर, वो हमारे होने वाले हैं स्वर। तो हमारे व्यंजन कौन से, क ख ग घ है तक हमारे क्या है व्यंजन। यदि इनकी संख्या की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, उन 33, ये 33 हमारे व्यंजन लिखे हुए हैं। और व्यंजनों की यदि कुल संख्या पूछता है, कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या हो जाएगी 39। अब हमसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि व्यंजन के भेद कितने हैं, व्यंजन के भेद, व्यंजन के भाइयों हमारे भेद 3 भी हैं और 5 भी हैं। व्यंजन के भेद कितने हैं, 3 और 5। यदि हमसे पूछा जाए मुख्य भेद कितने हैं, व्यंजन के मुख्य भेद यदि एग्जामिनर हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे सर 3, और हमसे पूछेगा गौण भेद, गौण भेद कितने हैं, तो उत्तर हो जाएगा भाई हमारा 2। और यदि हमसे एग्जामिनर ने पूछ लिया है कुल भेद कितने हैं, तो कुल हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 5 अनुस्वर हो जाएगा। व्यंजन के भेद 3 हैं जो मुख्य भेद हैं, और कुल भेद पूछेगा तो 5 बताने हैं। मुख्य 3 भेद कौन कौन से हैं और गौण भेद कौन कौन से हैं। यदि मुख्य भेदों की बात की जाए तो हमारा रहेगा सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, क्या रहेगा भाई, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद हमारा नंबर 2 पे रहेगा अंत्यस्थ व्यंजन, क्या रहने वाला है सर, अंत्यस्थ व्यंजन। और हमारा तीसरा भेद रहेगा क्या सर, तीसरा भेद रहेगा ऊष्म व्यंजन, क्या रहेगा भाई, ऊष्म व्यंजन। और यदि गौण भेदों की बात की जाए, गौण भेद रहेंगे 2, वो 2 कौन से रहेंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है संयुक्त व्यंजन, और नंबर 2 पे आएगा हमारे पास उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या पढ़ेंगे भाई, उत्क्षिप्त व्यंजन। ये 2 व्यंजन हमारे गौण व्यंजन हो जाएंगे। अब हमारे जो मुख्य भेद हैं इनसे हमारे व्यंजनों की संख्या बन जाएगी 33। इनसे हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी बनेगी जी, 33। और जो हमारी संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन हैं इनसे यदि संख्या पूछेगा तो कितनी बन जाएगी, 6। 33 तो हमारे हैं व्यंजनों की संख्या, और कुल संख्या ऐड करेंगे तो 33 में हम 6 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। अब हमने पढ़ना है भाई 33 हमारे व्यंजन कौन से हैं और 39 हमारे व्यंजन कौन से हैं। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर समझ में आ गया है क्या। ज्योति, रोहित, महक, संयोगिता, जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ तक प्रॉपर क्लियर हो गया है क्या। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेदों की बात की जाए तो कितने रहेंगे सर, हमारे 3 भी होंगे और 5 भी होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य भेद। मुख्य भेदों में हमारे कौन कौन से आएंगे सर, स्पर्श व्यंजन,
उसके बाद हमारे आएंगे अंत्यस्थ व्यंजन। और नंबर 3 पर हमारा आएगा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा भेद? सर हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ेंगे सर? स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के दो भाग, मुख के दो भाग या अवयव, मुख के दो भाग या अवयव, जैसे 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 कंठ, तालु, कंठ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और जीभ इत्यादि इत्यादि परस्पर स्पर्श करें, वो हमारे कहलाएंगे स्पर्श व्यंजन। मुख के दो भाग, मुख के दो भाग कौन कौन से होंगे? कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा। ये जो दो भाग हैं ये आपस में एक दूसरे को छुएंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। एक बार प्यारे साथियों कै बोलना, कै, ख, ग, घ, अंग। हमारी जीभ है ये नीचे वाले हिस्से को छू रही है। च बोलना, च, छ, ज, झ, ञ। तो हमारी जीभ कहाँ छू रही है? हमारी जीभ दांतों से ठीक थोड़ा सा ऊपर वाले हिस्से को छू रही है। च बोलना, च, च बोलना, च, च बोला तो जीभ ऊपर वाले हिस्से को छू रही है। ट, ठ, ड, ढ, अण। तो हमारी जीभ और ऊपर वाले हिस्से को छू रही है, इस हिस्से को आ जाता है मूर्धा। इसी तरह से त बोलना, त, थ, द, ध, न। हमारी जीभ दांतों को छू रही है, परस्पर दो हिस्सों को स्पर्श कर रही है। इसी तरह से प, फ, ब, भ, म। हमारी जीभ होठों को छू रही है, ओष्ठ भाग को छू रही है। तो मुख के दो हिस्सों से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन हैं वो व्यंजन हो जाएंगे हमारे कैसे, कैसे मैं तक। कैसे लेकर मैं तक के जो व्यंजन है, जो कैसे मैं तक जो मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं, कै, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ढ, ढण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। जो मुख के दो हिस्सों से बोले जाते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। कैसे लेकर मैं तक हमारे स्पर्श व्यंजन है। और यदि इनकी संख्या की बात की जाए तो संख्या 5 गुणा में 5 कितनी हो जाएगी भाई? 25 हो जाएगी। तो ये हमारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा व्यंजन आता है कौन सा? सर दूसरा व्यंजन आता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्य का मतलब अंदर, सत का मतलब स्थित, अंदर स्थित रहे। वायु जो है वो मुख के अंदर ही रह जाए तो वो हमारा व्यंजन कहलाता है अंत्यस्थ व्यंजन। अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय, जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु
मुख के अंदर रह अन्य व्यंजनों की तुलना में वायु मुख के अंदर रहे वो हमारा कहलाएगा अंत्यस्थ व्यंजन। अब जो व्यंजन हमें बोलने हैं उनमें जो ऊपर बोले गए व्यंजन हैं उनकी तुलना में वायु जो है वो मुख के अंदर रहेगी। एक बार मुंह के आगे हाथ करके आपने पै बोलना, पै, फै, बै, भै। छ बोलना, छ, ठ। एक बार बोलो ये बोलना, ये बोला तो हमारे वायु मुख के अंदर ही है। लेकिन हमने बोला प्यारे साथियों, हमने बोला क्या, हमने बोला फै, फै बोला तो वायु मुख से बाहर निकल रही है। एक बार आप मुंह के आगे हाथ करके वह बोलना, वह, और एक बार बोलना भै, भै बोला तो वायु मुख से बाहर निकल रही है, और हमने वह बोला तो वायु मुख के अंदर रह रही है। इसी तरह से हमने ठै बोलना, ठै, एक बार प्यारे साथियों ढै बोलना, ढै, छ बोलना, छ, झ। इसमें वायु मुख से बाहर निकल रही है। लेकिन इनकी तुलना में जब हम य, रै, लै, व इनका उच्चारण करते हैं तो वायु मुख के अंदर ही रह जाती है। अर्थात जिन व्यंजनों को बोलते समय अन्य व्यंजनों की तुलना में वायु मुख के अंदर रहे वो व्यंजन हमारे हो जाएंगे य, रै, लै, व। तो ये चार व्यंजन हैं। इनकी संख्या की बात की जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। तो चार हमारे रहने वाले हैं अंत्यस्थ व्यंजन। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। क्या आ जाएगा, ऊष्म। ऊष्म का मतलब होता है भाई गरम। ऊष्म का मतलब क्या होता है, गरम। अब इसकी परिभाषा यदि हमसे पूछी जाए तो हम कहेंगे जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से गर्म वायु निकले, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से गर्म वायु निकलेगी वो क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। एक बार प्यारे साथियों मुंह के आगे हाथ करके आपने यह बोलना, यह बोलना, यह बोलना, यह, और एक बार श बोलो, श, श बोला तो मुख से गर्म वायु निकल रही है। एक बार मुंह के आगे हाथ करके वह बोलना, वह, और है बोलना, है बोला तो मुख से गर्म वायु निकल रही है। जो हमारे चार व्यंजन है कौन कौन से, जो हमारे चार व्यंजन हैं श, स, श और है, ये जो चार व्यंजन हैं इनका उच्चारण करते समय इनकी तुलना में मुख से गर्म वायु निकलती है। तो जब मुख से गर्म वायु निकलती है तो हमने इनको नाम दे दिया है ऊष्म व्यंजन। और यदि इनकी संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। तो हमारे जो व्यंजन है मुख्य भेदों में मुख्य व्यंजन कितने हैं सर, मुख्य व्यंजन की बात की जाए 25 तो हमारे हैं सपर्श व्यंजन, चार हमारे हैं अंत्यस्थ व्यंजन, और चार हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। यदि इनको जोड़ देते हैं तो हमारे कितने हो जाते हैं, 33 हमारे व्यंजन हो जाते हैं मुख्य व्यंजन। तो मैंने यहाँ पर आपको 33 मुख्य व्यंजन ही बताए हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने कितने बताए हैं मुख्य व्यंजन, 33। जो हमारे क से लेकर मैं तक के व्यंजन हैं इनको हमने नाम दे दिया क्या सर, स्पर्श
व्यंजन क्या नाम दे दिया भाई, स्पर्श व्यंजन। अब कै से लेकर मै तक इनके प्यारे साथियों वर्ग भी हैं, जैसे कै ख ग घ अंग, ये इसको हम एक वर्ग का नाम देते हैं, तो इसको नाम दे दिया हमने कै वर्ग, का वर्ग हो गया ये। और ये च से शुरू हुआ तो इसका एक समूह है, एक वर्ग है, च वर्ग। ये हमारा हो जाएगा ट वर्ग, ये हमारा हो जाएगा त वर्ग, और ये हमारा हो जाएगा पै वर्ग। तो प्यारे साथियों, इनको कैसे लेकर मैं तक के व्यंजन हैं, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। तो इनका हमने नाम क्या दिया है सर, इनको हमने नाम दे दिया अंत्यस्थ व्यंजन। और ये प्यारे साथियों हमारे हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। क्या हो जाएंगे भाई, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो जल्दी से बताओ, यहाँ तक आप सभी को प्रॉपर रूप से समझ में आ गया होगा। बाकी हमारा ये टॉपिक अगली कक्षा में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है।